Hello, welcome to Authors Talk by Trishna. द वॉल्ट ऑफ विष्णु हिंदी ट्रांसलेशन के एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं एपिसोड 9 से 11। मार्क और पाम उसके कार्यालय ब्लॉक से पड़ोस स्टारबक्स तक चले गए। सर्दी की ठंडी हवा ताजगी भरी लग रही थी। ये एक डेट की तरह महसूस होने लगा है, मार्क ने सोचा। फिर उसने तुरंत इस विचार को दूर कर दिया। जो कुछ भी हुआ वह अतीत में था। उसमें किसी को भी वहाँ वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह अपने भोजन के साथ 2 सीटों वाली खिड़की वाली मेज़ पर बैठ गए। रेस्टोरेंट की गर्माहट में रहना अच्छा लग रहा था। पाम अंदर घुसी। वह बहुत भूखी थी। क्या आपको लगता है कि चीन ड्राइड्स की इंजीनियरिंग में सफल हो गया है? उसने अपने ग्रिल्ड चिकन सैंडविच के कौर के बीच में पूछा। मार्क ने उसकी ओर देखा। उसके होंठों पर एक फीकी मुस्कान थी। उसके ऊपरी होंठ पर ब्रेड क्रम्ब और मेयो था। उसमें बच्चों जैसा कुछ था। उसने सोचा, एक कारण है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पाम खुराना। मार्क ने खुद को सवाल पर वापस लौटने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उत्तर दिया, ये इस पर निर्भर करता है कि ड्राइड की आपकी परिभाषा क्या है। ये शब्द वास्तव में स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज के लिए गढ़ा गया था और समय के साथ वैज्ञानिक शब्दावली में शामिल हो गया। मान लीजिए कि आप कुछ हद तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस रोबोट की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पाम ने कहा। क्या आपको लगता है कि चीनी अभी भी वहाँ हैं? ये संभव है, मार्क ने सावधानी पूर्वक उत्तर दिया। चीन के सबसे अधिक मांग वाले और अत्यधिक सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक एर्किन चोंग, जो हाल तक स्टैनफोर्ड में RAS और AI में अग्रणी अनुसंधान कर रहे थे, को चीनी अधिकारियों ने लालच देकर बीजिंग वापस बुला लिया है। RAS और AI? मार्क ने अपने फ़ोन पर एक फ़ाइल एक्सेस की और उसे पाम को दे दिया। उन्होंने कहा, इसे पढ़ें। ये अमेरिका कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ का एक अंश था। स्वतंत्रता का वह स्तर जो मनुष्य किसी सिस्टम को किसी दिए गए कार्य को निष्पादित करने के लिए देता है। रोबोट एक संचालित मशीन जो सीधे मानव नियंत्रण, कंप्यूटर नियंत्रण या दोनों द्वारा कार्यों में एक से सेट को निष्पादित करने में सक्षम है। रोबोटिक और स्वायत्त सिस्टम RAS रोबोटिक तत्व एक स्वायत्त तत्व या दोनों के साथ सिस्टम का वर्णन करने के लिए एक रूपरेखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI निर्णय लेने सहित उन कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता जिनके लिए आम तौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। पाम ने मार्क की ओर देखा। मुझे बताना चाहते हैं कि एर्किन चीन वापस क्यों गए हैं? अजीब लगता है क्योंकि वह स्टैनफोर्ड में था। मार्क ने कहा, चीनियों के अपने तरीके हैं। अगर ये पैसा नहीं है तो ये कुछ जानकारी है जिसका वे लाभ उठा सकते हैं और उनकी एजेंसियां हर किसी की कमज़ोरियों को जानती हैं।
वे जानते हैं कि किसी पर भी शिकंजा कसने का क्या तरीका हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि एरकिन को उनके कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए लाया गया है। कौन से कार्यक्रम? जाहिर तौर पर चीनियों के 2 प्रमुख कार्यक्रम हैं। मार्क ने अपने मुंह में कुट्टू के नूडल्स निगलते हुए कहा। पाम की तुलना में वह खाने की आदतों में सकारात्मक रूप से सुरुचिपूर्ण था। एडम और ईव पूर्व का अर्थ अनुकूलनीय डिज़ाइन कृत्रिम जनशक्ति है। एंजाइमेटिक व्यवहार्यता इंजीनियरिंग के लिए उत्तरदायित्व है। दोनों कार्यक्रम रक्षा पर केंद्रित हैं, विनिर्माण पर नहीं। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मान लीजिए कि मैं पूर्व CIA हो सकता हूँ, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मेरे दोस्त मेरे साथ होते हैं। काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाता, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तुम अब भी मुझे अपने आसपास देखना चाहोगी। मार्क ने सोचा। क्या चीनी रोबोट प्रोग्राम अमेरिकी जैसा है? पाम ने पूछा। ज़रूरी नहीं। जब अमेरिकी सेना रोबोट शब्द का उपयोग करती है, उनका मतलब स्वचालित ट्रकों से लेकर पारंपरिक रूप से रोबोट के रूप में सोचे जाने वाली हर चीज़ तक होता है। इन्हें रोबोट के बजाय अधिक सटीक रूप से स्वायत्त प्रणाली कहा जाता है। चीनी कार्यक्रम अलग हैं क्योंकि ये RAS को AI के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। कैसे? उनका उद्देश्य ऐसे ह्यूमनॉइड्स बनाना है जो युद्ध के लिए तैयार हो। ह्यूमनॉइड्स जो घातक युद्ध संबंधी निर्णय ले सकें। लेकिन रक्षा हलकों में आम सहमति ये है कि वे ऐसी किसी भी चीज़ से कई साल दूर हैं। वे अपने दुश्मनों को लगातार डर में रखने के लिए चुनिंदा तरीके से गलत सूचनाएं लीक करते हैं। क्यों? कोई क्या कर रहा है? इसका खुलासा करने से क्या हासिल होगा? मार्क ने उत्तर दिया। सुन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर पढ़ें। इसका एक सबक, जब आप मजबूत हों तो कमज़ोर दिखें और जब आप कमज़ोर हों तो मजबूत दिखें। युद्ध की सर्वोच्च कला शत्रु को बिना लड़े ही वश में करना है। चीनी बिल्कुल यही कर रहे हैं। धारणा की लड़ाई लड़ रहे हैं। चीनी प्रयोगशालाओं के हवाले से बताई जा रही अधिकांश चीज़ें अफवाह हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा मान सकता है? पाम को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसका दिमाग डोकलाम में हुए नरसंहार पर वापस चला गया। उसने खुद को वर्तमान में वापस आने के लिए मजबूर किया। सुपर ह्यूमन इंजीनियरिंग, वह बुदबुदाया। किसने कभी सोचा होगा कि हम भारत चीन के संदर्भ में इस पर चर्चा करेंगे? वह रुक गई। मार्क, इसका पता लगाने में कौन मेरी मदद कर सकता है? मैं मानव इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या आपने डॉक्टर राजा राव के बारे में सुना है? मार्क ने पूछा। कौन है ये? ये 90 साल का वैरागी है। वे चेन्नई के पास एक अकादमी में रहते थे, लेकिन उनका वर्तमान ठिकाना ज्ञात नहीं है। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि वे अभी जीवित हैं या नहीं, लेकिन अगर वे जीवित हैं तो उसका पता लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। खासकर राव ही क्यों? पाम ने पूछा। सीधे शब्दों में कहें तो वे मानव इंजीनियरिंग के विषय में सबसे अधिक जानकार व्यक्ति हैं।
सीबीटीटी के मूल कंपनी एक्सटेक और कई अन्य लोगों ने उसे भर्ती करने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, सलाहकार की हैसियत से भी नहीं। किसी चीज़ ने उसे वैरागी में बदल दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता क्या। पाम ने अपनी डायरी के एक पिछले पन्ने में राजा राव का नाम नोट किया। ये वही डायरी थी जिसे उसके पिता अपने नोट्स के लिए इस्तेमाल करते थे, और ये उसकी सबसे बेशकीमती संपत्तियों में से एक थी। उनके लाइटर, पेन और हिप फ्लास्क के साथ ये एकमात्र चीज़ थी जो कर्नल किशन खुराना के पास बची थी। वह अक्सर चाहती थी कि वह उस डायरी के माध्यम से उससे बात कर सके। वह उनकी सलाह और निर्देशन से कुछ कर सकती थी। मैं डोंगड़ू में जिंगतू मठ के द्वार पर दृढ़ता से खड़ा था। मेरे पैर सुन्न हो गए थे, क्योंकि मैं वहाँ 3 दिनों से अधिक समय से खड़ा था और आराम करने से इनकार कर रहा था। मैं गर्मी, भूख, निर्जलीकरण से गिरने की कगार पे था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने मुझे वहाँ जकड़े रखा। हाल ही में ये घोषणा की गई थी कि जिंगतू या प्योर लैंड मठ में 14 युवाओं की पढ़ाई पूरी तरह से राज्य द्वारा प्रायोजित की जाएगी। हुआंग है कि सहायक नदी लुओ के उत्तरी तट पर स्थित है। मठ एक सुरम्य क्षेत्र में स्थित है जो पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये ऐसा माहौल था जो बच्चों को पूरे दिन बाहर खेलने के लिए प्रेरित करता था, लेकिन वह एहसास मेरे लिए अलग था। मैं शांत घर के अंदर रहने वाला, एकांत में आनंद लेने वाला स्वभाव का व्यक्ति था। मैं चुने गए 14 लोगों में शामिल होना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी उम्र एक समस्या होगी। मैं होनसांग बस था। 13 और स्वीकृति के लिए न्यूनतम आयु 15 थी। ऐसा बहुत कम लग रहा था कि मठाधीश झूंग शुआंगो मेरे लिए नियमों में बदलाव करेंगे। प्रत्येक सीट के लिए जो उपलब्ध थी, 100 अभ्यर्थी कतार में प्रतीक्षा कर रहे थे। बिना भोजन या पानी के गेट के बाहर खड़े रहने से मुझे अपने अब तक के जीवन का जायज़ा लेने के लिए काफ़ी समय मिल गया था। मेरा जन्म चैनलिए में हुआ था और मुझे चैनहुई का सामान्य नाम दिया गया था। चैनुइलिडू डोंगडू में इस मठ के काफ़ी करीब था और हेनान प्रांत में स्थित था, जिसे अक्सर चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। प्रचुर उपजाऊ मैदानों ने इस क्षेत्र को सबसे समृद्ध भूमि में से एक बना दिया। निसंदेह समृद्धि अंतर्निहित जोखिमों के साथ भी आती है। हुआंगे अक्सर मैदानी इलाकों में बाढ़ लाता था और अपने साथ फसलें, घर और लोग ले जाता था। वे संसार की द्विआधारी प्रकृति है। हर सकारात्मक एक नकारात्मक के साथ आता है। मैं 4 बेटों में सबसे छोटा था। जब मैं केवल 5 वर्ष का था तब मेरी माँ का निधन हो गया और कुछ ही वर्षों बाद मेरे पिता का भी निधन हो गया। मेरे माता पिता दोनों मेरे लिए
साथ बिताए थोड़े से समय के दौरान मुझे भरपूर प्यार दिया था। प्यार के अलावा हम किताबों से घिरे हुए थे। हमारा परिवार एक ऐसा परिवार था जो शिक्षा और ज्ञान को महत्व देता था। आप देखिए, मेरे पूर्वजों में से एक पूर्वी हॉन राजवंश के राजा के मंत्री थे। मेरे परदादा शांगडांग के प्रीफेक्ट के रूप में कार्यरत थे। मेरे दादाजी इंपीरियल अकेडमी में प्रोफेसर थे। मेरे पिता एक विद्वान कन्फ्यूशियस थे, जिन्होंने जियालिंग के मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम किया था। इस प्रकार मेरे परिवार में शिक्षा और बुद्धि की आवश्यकता वाले पदों पर सम्राटों की सेवा करने की एक लंबी परंपरा थी। मैं काफ़ी गंभीर और आत्मनिरीक्षण करने वाला बड़ा हुआ हूँ। मेरी पसंदीदा गतिविधि पढ़ना था, विशेष रूप से प्राचीन ऋषियों की रचनाएं। मैं बाहर खेल रहे अपने दोस्तों की आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देता, ताकि मैं लिखित शब्द के ज्ञान को आत्मसात कर सकूं। हमारे घर की विशेषता धर्मपरायणता, दयालुता, संस्कृति और सज्जनता थी। जब मैं बच्चा था, मेरे पिता ने अपने मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया और अदालत से दूर रहने का फैसला किया। हालांकि तब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन बाद में मुझे उसकी कार्रवाई का महत्व समझ में आया। उस समय चीन का राजनीतिक माहौल अशांत था। देश पर सुई राजवंश के उत्तराधिकारियों का शासन था, लेकिन ये सभी के लिए स्पष्ट था कि ये अल्पकालिक होगा। राज्य पर आंतरिक और बाहरी दबाव बहुत अधिक था। इसे अनिवार्य रूप से दूसरे के लिए रास्ता बनाना था। राजनीतिक उथल-पुथल से दूर रहने का मेरे पिता का निर्णय चतुराईपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि सुई राजवंश को जल्द ही तांग ने उखाड़ फेंका। मेरे पिता की दूरदर्शिता की बदौलत हमारा परिवार टैंग के दुश्मन कहलाने से बच गया। मैं जींगतू में स्वीकार किए जाने के लिए बेताब था। मैंने शाही दूत का ध्यान आकर्षित करने की कई बार कोशिश की, जिसे उसके लाल रेशमी हुनफों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता था। उसने उसे नीले या काले भांग पहने भीड़ से अलग खड़ा कर दिया, एक नियम जो हम सभी आम लोगों पर लागू होता था, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। 3 दिनों तक वहां खड़े रहने के बाद अंत में मैंने मामले को अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया। मैंने पिछली गली में एक अल्पज्ञात गेट का उपयोग करके गार्डों को चकमा दिया और परीक्षा हॉल की ओर चला गया। मैं सैकड़ों लड़कों को एक प्रतिष्ठित स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए देख सकता था और मेरा दिल डूब गया। मुझे स्वीकार किए जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। जैसे ही मैं हार मानने वाला था और पीछे हटने वाला था, शाही दूत मेरे पास आया, मुझसे अनजान। वे पिछले कुछ दिनों से मुझ पर नज़र रख रहा था। उन्होंने मेरी उम्र पूछी, जिसका मैंने सच्चा जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा कि मैं इतने उत्साह से भिक्षु क्यों बनना चाहता हूँ। मैंने संकोच नहीं किया। मैं सम्राट और बुद्ध की सेवा में डी सेन सू चुआन बनना चाहता हूँ, मैंने उत्तर दिया। फिर डरते हुए रुक गया। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या कहा और इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने अपने पिता को अक्सर कहते सुना था कि सीना को अगले डी सेन सुआन चुआन की ज़रूरत थी। उन्होंने कभी खुद को समझाया नहीं।
शाही दूत अपनी घोड़े की नाल वाली मूंछों के पीछे से मुझे देखकर मुस्कुराया और अपनी पन्ना जड़ित अनामिका से अपने होंठ के ऊपर के बालों को ठीक कर रहा था। वे कुछ मिनटों तक चिंतन में डूबे रहे। जाहिर तौर पर जब तक किसी ने भी उन्हें इतनी स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मुझे बाद में पता चला कि वह मेरी विनम्रता, आत्मविश्वास और उत्साह से प्रभावित थे। उन्होंने भिक्षुओं से कहा कि वे मुझे बाहर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मुझ में अपार संभावनाएं दिखती हैं। उन्होंने उनसे मेरी उम्मीदवारी की मामले में उपवाद करने और बनाने का आग्रह किया। आखिरकार मेरी उम्र को मठाधीश द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया और मुझे आदेश में स्वीकार कर लिया गया, जिससे कई अन्य योग्य उम्मीदवारों को निराशा हुई। मैं बहुत खुश था। मेरा बड़ा भाई चेंगसू पहले से ही जिंगतू में एक भिक्षु था और मैं अब उसके करीब हो सकता था। मैं उस समय ये नहीं जानता था, लेकिन अब से मेरी यात्रा अकेले होगी, मेरे साथ दोस्तों या परिवार के बिना, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं जिंगतू मठ के मुख्य हॉल में बैठा था। आप सभी मेरे जैसे सैकड़ों भिक्षुओं का धीमा मंत्रोच्चार सुन सकते थे। अंधेरे अंदरूनी भाग छतों पर लटके तेल के लालटेनों की हल्की चमक से नहाए हुए थे। धूप की सुगंध हॉल में व्याप्त हो गई। समय स्थिर हो गया। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक एकांत क्षण में सम्माहित हो गए। हमारी दिनचर्या नीरस और कठिन दोनों थी। हम ध्यान और जप करने के लिए सुबह होने से पहले ही उठ जाते थे। इसके कुछ घंटों के बाद हम समुदाय से भिक्षा इकट्ठा करने के लिए पड़ोस में घूमेंगे। हमें सिखाया गया था कि अहंकार को नष्ट करने के लिए भिक्षा मांगना आवश्यक है। फिर हम मठ वापस जाएंगे, नाश्ता करेंगे और स्नान करेंगे। इसके बाद कुछ घंटों तक जप और ध्यान किया गया। दोपहर का भोजन, दिन का आखिरी भोजन, एक मौन कार्यक्रम था, जिसके बाद भिक्षाएं दी जाती थीं। बौद्ध ग्रंथ रात्रि विश्राम से पहले शाम के कुछ घंटे ध्यान के लिए समर्पित थे। पैटर्न कभी भिन्न नहीं हुआ। मुझे अद्भुत स्मृति का वरदान मिला, जिससे मुझे एक ही बार में लगभग सब कुछ याद रखने में मदद मिली। इसके लिए मैं अपने पूज्य पिता को धन्यवाद देना चाहता था। उन्होंने मुझे इतनी कम उम्र में किताबों से परिचय करा दिया था कि मैं बहुत ही आसानी से सामग्री को स्कैन करना और आत्मसात करना सीख लिया था। मेरे लिए पाठ के ब्लॉक और उन विशिष्ट पृष्ठों को याद रखना आसान था जिन पर वे पाए जा सकते थे। एक दिन मैं जब गुरु द्वारा सुनाए गए हृदय सूत्र के छंदों को दोहरा रहा था, तो मैंने बदलाव करना शुरू कर दिया। ये सहज था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया। मास्टर ने मेरी लापरवाही पर सवाल उठाते हुए अपनी आंखें उठाईं। सामान्य भिक्षुओं को सीखने के मामले में अनुशासित होना चाहिए, आकस्मिक नहीं। बाद में मास्टर ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। मैं घबराया हुआ उसके सामने खड़ा था और फटकार का इंतज़ार कर रहा था। उनकी अभिव्यक्ति उदास थी, लेकिन अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब मुझे एहसास हुआ कि आप हृदय सूत्र का ठीक उसी तरह पाठ कर रहे थे जैसे मैंने 1 महीने पहले छंदों का पाठ किया था। हालांकि वह पाठ दूसरे संस्करण से था। आपके पास अद्भुत स्मृति है, होंगसांग। ऐसा लगता है
कि कुछ भी आपसे बच नहीं रहा है। मैं कृतज्ञतापूर्वक उनके सामने झुक गया। इनाम के रूप में मास्टर ने मुझे डोंगड़ू में व्हाइट हॉर्स मंदिर देखने के लिए कुछ समय की छुट्टी दी। मैं बहुत खुश था। सफ़ेद घोड़ा कोई साधारण मंदिर नहीं था। इसका निर्माण 5 शताब्दियों से भी पहले सम्राट मिंग ने हिंदू के 2 प्रतिष्ठित भिक्षुओं कश्यप मतंगा और धर्मरक्षा या शी मोटेंग और झू फलान जैसे कि चीनी उन्हें कहते थे के आगमन की स्मृति में किया था। वे अपने साथ कई बौद्ध सूत्र और मूर्तियां सफ़ेद घोड़े की पीठ पर लाद कर लाए थे। उनके आगमन से पहले चीन में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। ये मंदिर हमारी भूमि पर बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल था, लेकिन ये दोनों भिक्षु हिंदू से इतनी दूर क्यों आए थे? जैसा कि कहानी कहती है, हान राजवंश के सम्राट मिंग ने एक सपना देखा जिसमें उसने एक आत्मा देखी जिसका शरीर सोने का था और सिर जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। सम्राट के बुद्धिमान लोगों ने आत्मा की पहचान बुद्ध के रूप में की। तब सम्राट ने आदेश दिया कि एक प्रतिनिधिमंडल बुद्ध की शिक्षाओं की तलाश में पश्चिम की ओर जाए। दूत इन 2 भिक्षुओं को इंदु से वापस ले आए, जो अपने साथ अनुवाद और प्रसारण के लिए विभिन्न सूत्र ले गए थे। दोनों भिक्षु कई वर्षों तक मंदिर में सूत्रों का अनुवाद करने में व्यस्त रहे। उनकी सहायता के लिए एक टीम थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 6 ग्रंथों का अनुवाद किया, जिसमें से अंतिम 42 अध्यायों का सूत्र था और अंत में जीवित रहने वाला एकमात्र था। सूत्र ने व्हाइट हॉर्स मंदिर को प्रसिद्ध बना दिया। पूरे क्षेत्र से लोग वहां अध्ययन, प्रार्थना, ध्यान और उपदेश देने के लिए आते थे। जब मैं विशाल शांत मैदान से गुजरा तो मैं खुशी से भर गया। देवदार के पेड़ों के बीच हल्की हवा चल रही थी। गेट के ठीक बाहर एक गंदा तालाब था जिसमें मछलियां तैर रही थीं। मैंने मंदिर में प्रवेश करने के लिए तालाब पर बने पत्थर के पुल को पार किया। गेट के पूर्व और पश्चिम में इंदु के 2 भिक्षुओं शी मोटेंग और झू फलान की कब्रें थीं। वहां से मैं स्वर्गीय राजाओं के हॉल, महान बुद्ध के हॉल, महावीर के हॉल और अंत में मार्गदर्शन के हॉल में पहुंचा। इस हॉल के केंद्र में भविष्य के हंसते हुए बुद्ध मैत्रेय बैठे थे। मैंने मैत्रेय के सामने एक अलंकृत कलश पड़ा देखा। उसकी सामग्री के बारे में पूछताछ की। भिक्षुओं में से एक, जिसने मुझे भ्रमण कराने की जिम्मेदारी ली थी, ने मुझे बताया कि ये कलश कई साल पहले महान यात्री फैक्सियोन द्वारा लाया गया था और जल्द ही इसे माउंट सॉन्ग के जंगलों में शाओलिन मंदिर में स्थानांतरित किया जाना था। वह नहीं जानता था कि इसमें क्या है, लेकिन वह जानता था कि सभी भिक्षुओं द्वारा इसका आदर किया जाता था। मैंने फैक्सियन नाम के एक बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना था, जिसने वर्ष 399 और 412 के बीच इंदु तक पैदल यात्रा की थी। वह समुद्री मार्ग से चीन लौटा था और कई बौद्ध ग्रंथ वापस लाया था। खजाना, जिसमें वह कलश भी शामिल है, जो अब व्हाइट हॉर्स मंदिर में था। मैंने खुद को कहानी से रोमांचित पाया
उसी क्षण मैंने मन बना लिया कि मैं एक दिन बुद्ध की भूमि इंदु जाऊंगा। मंदिर के वृद्ध भिक्षुओं में से एक ने मुझे दंतहीन मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया। तुम क्या चाहते हो बेटा? अपना दिल टटोल कर बताओ, मुझे उसने धीरे से कहा। मैं हमारे सम्राट और बुद्ध की सेवा में डी सेन यू सूचुआन बनना चाहता हूँ, मैंने उत्तर दिया। सज्जन भिक्षु ने मेरे सिर पर आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ रखा और फुसफुसाए, मैत्रेय ऐसा कर दें, शांति से जाओ मेरे बेटे। आज के एपिसोड का अंत यहीं से होता है। नए एपिसोड के लिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।